नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो साथियों, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि पहले पढ़ा हम राष्ट्रपति के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति रहे हैं और उनका क्रम क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से हमने बात की थी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति की शक्तियां की अगर मैं बात करता हूं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो भाई, तो अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं कि हमें शक्ति कौन कौन सी प्राप्त है और फिर उन पर हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा हम लोग उन पर करेंगे। ठीक है। देखो, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले प्राप्त है उसको कार्यपालिकीय शक्ति, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, बोलते हैं इसको हम। नंबर 2 आता है आपका विधायकीय शक्ति, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। और नंबर 3 है न्यायपालिकीय शक्ति, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल पावर। ठीक है। और नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं कि वित्तीय शक्ति की बात कर लेते हैं इसको हम, यानी कि कौन कौन सी इसको क्या है, फाइनेंशियल पावर दी गई है। अगली शक्ति पर हम चर्चा करेंगे इसमें, इसको बोला जाता है सैन्य शक्ति। क्या बोलते हैं इसको, सैन्य शक्ति, या इसको हम कहते हैं मिलिट्री पावर। ठीक। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो अगली शक्ति होगी इसकी, जिसको कहा जाता है आपकी, जैसे मैंने कहा आपसे कि क्षमादान की शक्ति आप इसको दी गई, क्या दी गई इसको, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है। या कह सकते हैं अगली शक्ति आपको इसकी दी गई है, इसको हम कहते हैं आपातकालीन इमरजेंसी पावर। क्या है, इमरजेंसी पावर है। ठीक। और अगली इसमें आप पढ़ेंगे कि वीटो पावर के बारे में। क्या वीटो पावर, वैसे यहाँ से एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बन जाता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो बात कंप्लीट हुई आपकी यहाँ तक। न्यायपालिका शक्ति है, इसको हम न्याय शक्ति भी कह देते हैं। ये सब चीज़ें क्या थी आपके लिए कि क्या करना है हमको, कि इन सब पर क्या करना होगा, हमको एक एक करके चर्चा करनी होगी। क्या करेंगे हम इसमें कि एक एक करके करेंगे ना, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कार्यपालिका शक्ति क्या होती है और इससे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, ये शुरुआत करते हैं इसकी। देखो साथियों, कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर। देखो, अभी आपने एक चीज, जब मैं पढ़ा रहा था आपको उस समय कि मैंने पढ़ाया था आपको एक अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया। देखो, अनुच्छेद 53 में कहा गया था कि भाई जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह क्या करेगा, इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करता है। तो देखिएगा, यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग कि एक अनुच्छेद आपका 53 है। इसमें क्या कहा गया, देखो, इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति में
निहित होगी, किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी। और क्या करेगा भाई इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे करेगा, इसका प्रयोग या तो वो करेगा स्वयं या वो करेगा अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा। प्राधिकारी का मतलब जैसे आपका मंत्री परिषद गठित करता है, इसके लिए भी पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। और अगली बात अगर हम करें इसमें, देखो अगली बात क्या कहेगी, देखो इसमें अगले एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसमें आप 74 बाद में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए क्या करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा। तो क्या होगा इसमें भाई, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सलाह के लिए क्या करेगा, सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन करेगा, ठीक। मंत्री परिषद का मतलब जितने कैबिनेट मंत्री आपके होते हैं सब हमको पढ़ेंगे बाद में। देखो अभी इसका प्रमुख कौन होता है मंत्री परिषद का, इसका जो प्रमुख होता है वो होता है पीएम। प्रमुख कौन होता है इसका, पीएम होता है। बात स्पष्ट हुई यहां तक पूरी, आपको कोई समस्या नहीं। देखो अगली बात अगर हम करें इसमें, अगला अनुच्छेद 77 जो क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि सरकार के जितने भी कार्य होंगे वे सब कार्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। क्या कहा गया उसमें, इसमें कहा गया कि सरकार के समस्त कार्य क्या होंगे, सरकार के समस्त कार्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक। अगली बात करेंगे इसमें हम, अगला अनुच्छेद 160 आता है, बाद में भी चर्चा करनी है आपको इस पर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मान के चलो कि राज्यपाल का पद खाली हो जाता है किसी राज्य में, ठीक। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, वो जो भी चर्चा करेंगे। देखो उसमें हम, इसमें कहा गया है कि अगर क्या होता है कि राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, रिक्त तो हो जाता, तो क्या होगा। देखो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए, किसके लिए, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए क्या करेगा वो, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बनाएगा। मतलब कि राज्यपाल अगर नहीं हो तो क्या करना है, किसी को दूसरे राज्य के राज्यपाल को वहां भेजना है, या सब क्या करना है, इस तरीके से कहा गया आपसे। ये कुछ अनुच्छेदों पे हमने चर्चा की जो कार्यपालिक शक्ति से संबंधित थे आपके, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग करके आ सकता है आपको, या एग्जाम में कूट आपको दे सकता है, तो किस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक। तो बात क्लियर हुई आपकी, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। तलेपन में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि संघ की कार्यपालिक किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी। और क्या करेगा, इसका प्रयोग कैसे करता है, अपने द्वारा कर्मचारी नियुक्त करता है या मंत्री पे गठित करता है, तो क्या होता है वो अपना कार्य कराता है, ठीक। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि जो भी कार्य किसके नाम से होते हैं, सरकार के जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और उसके बाद अगली बात हमने की अनुच्छेद 160 में कि अगर राज्यपाल का जो पद का कर्तव्य का निर्वहन किसको कैसे करेगा, उसके लिए करेगा उपबंध बनाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ कानून बनाएगा, उपबंध बनाएगा, ये सब बातें की थी हमने, जो आपका ये बात थी, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें अगली कि आखिर राष्ट्रपति नियुक्ति किस किस की करता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा साथियों कि अगर हम बात करें इसी कार्यपालिक शक्ति में कि नियुक्ति किस किस की करता है, देखिएगा देखो भाई, अगर हम बात करें नियुक्ति की तो देखेंगे सबसे पहले इसमें आप, तो सबसे पहला है कि संघ के मंत्रियों की किसकी करता है भाई, संघ के मंत्रियों की करता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो और जो बाकी मंत्री होते हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक। बात क्लियर हुई आपकी यहां तक, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। देखो अगली बात इसमें की कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक। और इसके अलावा क्या होगा, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक ओब्लिक राज्यपाल, जो वहां उपराज्यपाल होता है या तो उपराज्यपाल होगा, ठीक। ओब्लिक जो आपके मुख्यमंत्री का मतलब किससे हो गया, देखो यहां पर जैसे आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा है, ठीक। इसके अलावा आपका पौंडुचेरी है, और इसके अलावा क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ क्या होंगे, सारे के सारे कार्य उसके द्वारा किए जाएंगे। मतलब कि
राज्यपाल होता है राज्य में, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ क्या करता है वो, ये तो प्रशासक नियुक्त करता है या उपराज्यपाल नियुक्त करता है या क्या होता है वहाँ पर। उसके अलावा क्या होता है, कुछ राज्य, कुछ यूनियन टेरिटरी में आपकी विधानसभा, जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर की बात की, दिल्ली की मैंने बात की, और मैंने बात की आपसे पौंडीचेरी की। बात समझते हो आप? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? ठीक, देखो आगे बात करता हूं मैं आपसे। देखो इसमें अगली बात क्या होगी, इसमें देखो अगली बात क्या होगी, देखो इसमें कि जो आपके जैसे भारत का महान्यायवादी है, क्या है भाई, भारत का महान्यायवादी है, इसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। नियुक्ति करता है इसकी। उसके बाद ये नियुक्ति करता है, देखो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक, उसके बाद देखो अगली जो नियुक्ति करता है ये करता है यूपीएससी, मतलब कि जो संघ लोक सेवा आयोग, क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और बाकी सदस्य इसमें होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक, लोक सेवा आयोग का पढ़ेंगे अनुच्छेद 315 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, आगे देखो जरा, अगली बात हमने की यहाँ पर, जैसे मैंने कहा आपसे कि क्या है, देखो से आपका मानवाधिकार आयोग है, क्या है, मानवाधिकार आयोग है। ठीक, कौन सा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। उसके बाद देखो इसमें आपका SC ST आयोग है। ठीक, उसके अलावा OBC आयोग है। ठीक, महिला आयोग है, कौन सा आयोग है भाई, महिला आयोग है। क्या करता है, इन सबके मतलब और भी आयोग हो सकते हैं, क्या करता है, देखो इन सबके क्या करता है आपका के अध्यक्ष, किसी नियुक्ति करता है, अध्यक्ष ओब्लिग सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक, आगे देखो इसमें जरा आप अगली बात क्या कही इसमें, देखो जो आपका निर्वाचन आयोग होता है, देखो क्या करता है, निर्वाचन आयोग के जो आपके मुख्य आयुक्त होते हैं ओब्लिक अन्य आयुक्त नियुक्ति करता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, ये राजभाषा आयोग का गठन करता है, ओब्लिक वित्त आयोग का गठन भी करता है। यहां से आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर मैं मानता हूं कि परीक्षा में क्या होता है, यहां से संभावना बहुत प्रबल संभावना रहती है एग्जाम में क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो आप याद करें नाम से जो आयोग, जैसे मैंने कहा मानवाधिकार आयोग है, आपसे महिला आयोग है, या इसमें आप कह सकते हो जो अल्पसंख्यक आयोग है। कैसा आयोग है भाई, अल्पसंख्यक आयोग है। क्या इसमें आप एक आयोग लिख सकते हो आप, अल्पसंख्यक आयोग है। वो भी क्या करता है, उनके अध्यक्ष जो होते हैं और उनके क्या होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करता है, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो ये बात हमने की। इस तरीके से क्या हुआ कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिक शक्ति थी उन पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे के लिए कि विधायी शक्ति कौन कौन सी होती है आखिर। तो क्या करते हैं, देखो बात हम कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्ति प्राप्त है उन पर देखो चर्चा करते हैं। इसे कहते हैं आप लेजिस्लेटिव पावर। देखो भाई, विधायी का काम मैंने आपको बताया था कि विधायी का काम क्या होता है, विधायी का काम होता है विधि का निर्माण करना। वैसे मैंने कहा संसद क्या है, विधायी का है। ठीक, देखो तो आपको पता है कि क्या होता है, राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है। देखो अब कौन कौन से शक्तियां हैं जो विधायी के अंदर आती हैं, देखिएगा आप सबसे पहले यहां पर देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग कि आखिर देखो, तो पहली कंडीशन बन के आती है देखो क्या करता है, संसद की बैठक को बुलाने
ओब्लिक 17 अवसान करने का अधिकार है। क्या कहा मैंने आपसे कि जब चाहे बैठक को बुला सकता है, और 17 अवसान का मतलब होता है कि उसको स्थगित कर सकता है। ठीक, बात समझ में आती है पूरी आपके यहाँ। देखो लेकिन कंडीशन क्या कही गई, देखो इसमें आपसे कंडीशन कही गई है कि 17 अवसान क्या होगा, देखो कि जो आपका क्या हो, देखो तो एक सत्र की अंतिम बैठक क्या होगा, देखो कि एक वर्ष में 2 बैठक बुलाना जरूरी है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बैठकों के मध्य क्या होगा, 6 माह से अधिक समय नहीं होगा। मतलब कि 2 बैठक के मध्य क्या हो कि 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय ना लगे। बस 6 माह के अंदर अंदर, अगर मानो कि चलो पहली बार जनवरी में हुई तो अंतिम अगली बैठक क्या हो, अगली बार जून के अंत तक होने आनी चाहिए। बात समझते हो आपकी नहीं यहाँ तक। देखो अगली बात समझिएगा इसमें। देखो क्या कहा गया उसमें, इसमें कहा गया कि 2 बैठक का मतलब क्या हुआ कि प्रथम सत्र की पहली बैठक, क्या कहा मैंने, देखो ऐसे समझो आप इसमें कि प्रथम सत्र की कौन सी बैठक, अंतिम बैठक, वह आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य क्या हो, 6 माह से अधिक समय ना हो। बात समझते हो कि नहीं आप पूरी कहानी। अभी बात हम बाद में भी करेंगे चर्चा इस पर, विधेयक पढ़ रहे होंगे तो वहां भी चर्चा होगी इस बात पर। ठीक, देखो अगली बात समझते हैं इसमें आप। देखो भाई अगली बात क्या है कि लोकसभा को पीएम के सलाह पर भंग कर सकता है। क्या होगा, देखो क्या कर सकता है ये, लोकसभा को पीएम की सलाह पर क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। मतलब कि जब उसको लगे कि लोकसभा मतलब सही से काम नहीं कर रही है, उसको भंग करना आवश्यक, तो क्या होगा, वो उसके मतलब कार्य अवधि यानी कार्यकाल से पहले कर सकता है, तो भंग कर, किस सलाह पर कर सकता है भंग, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर सकता है। ठीक, देखो आगे बात करते हैं इसमें हम, अगर कि जो ये क्या करता है, राज्यसभा में करता है 12 सदस्य मनोनीत करता है। सदस्य क्या होते हैं, क्या हो, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा क्षेत्र में क्या हो, अनुभव हो जिनको। ठीक, देखो अगली बात मैं करूं अगर आपके यहां से, क्या है देखो अगली बात क्या होगी, अगली बात ये है इसमें कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या होगा, देखो इसमें कि अनुच्छेद 123 के तहत क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो अध्यादेश से मतलब हुआ कि आधा आदेश, ऐसे समझो आप। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो आपको पता होगा कि कोई भी मतलब जब अधिनियम होता है तो क्या होता है, देखो अधिनियम बनता क्या होता है, उस पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन मान के चलो कि संसद के दोनों सदन क्या हैं, सत्र में नहीं है, और ऐसा क्या होना है जो सत्र में नहीं है, क्या मतलब है कि कोई कार्यवाही होनी क्या है, जरूरी है, कार्यवाही होनी को जरूरी है। तो जब ऐसा लगे राष्ट्रपति को क्या होता है कि कोई कार्यवाही मतलब बहुत जरूरी है करना, तो क्या करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, और जो अध्यादेश जारी का मतलब होता है कि कोई भी कानून मतलब कानून उसने बना दिया है, और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही मतलब सत्र चालू होगा तो क्या होगा, सत्र चालू होने पर क्या होगा, क्या करते हैं उसको कि 6 सप्ताह के अंदर क्या करना चाहिए उसको, 6 सप्ताह के भीतर क्या हो, उसका अनुमोदन किसके द्वारा हो, उसका अनुमोदन हो संसद के द्वारा। ठीक, मतलब अध्यादेश जारी हो गया, ठीक, कानून लागू हो गया, लेकिन क्या हो, जैसे ही शस्त्र लागू हो तो क्या हो, 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन जरूरी है, और अगर 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन नहीं होता है तो क्या होगा, वो अध्यादेश क्या होगा, समाप्त माना जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताइएगा क्या अध्यादेश जारी करने के लिए दोनों सदन सत्र में ना हो तब जारी होता, तो इसका ध्यान रखें आप
कि अगर एक सदन भी सत्र में है तो क्या होगा, तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। क्या हो सकता है जारी, देखो कि क्या हो सकता है, जब एक सदन सत्र में हो। बात समझते हो कि नहीं आप यहां तक पूरी? इस तरीके से हमने बात की किस पर, कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति विधायी शक्ति के तहत आती हैं। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं आगे, अगली बात आती है न्यायिक शक्ति की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो जुडिशियल पावर, ठीक हुई क्या है, इसे अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में है, देखो ये तो ये शक्ति आपको दी गई है। इसमें आप एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, देखो अभी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को देखो क्या प्राप्त है। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो क्या क्या प्राप्त, देखो इसको है, नंबर 1 प्राप्त है इसको कि दंड को क्षमा कर सकता है, कर सकता है, दंड को क्षमा कर सकता है, पार्डन कर सकता है। ठीक, नंबर 2 भी चर्चा करते हैं इन पर, देखो ठीक है। नंबर 2 क्या कर सकता है, देखो इसको नंबर 2 बात अगर करें इसमें हम, तो प्रिविलम कर सकता है। नंबर 3 है आपका परिहार, और नंबर 4 है आपका इसमें लघुकरण। ठीक, अब ये आखिर सब में क्या क्या डिफरेंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो क्या कहा मैंने आपसे कि इन सब में क्या क्या अंतर है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये परिलंबन है, ठीक है। देखो देखो सबसे पहली बात क्या है कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए फांसी की सजा हो गई है, और उसको क्या हुआ है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अंतिम मतलब न्यायालय होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या करा, सजा उसकी बरकरार रखी। और उस समय क्या होता है उसके पास कि केवल एक चांस बचता है कि वो क्या कर सकता है कि अनुच्छेद 72 के में क्या है, राष्ट्रपति के साथ जा सकता है, राष्ट्रपति के पास, और अपनी याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, केवल यही शक्ति प्राप्त है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 50 कहता है हमसे, जो डीपीएससी में है, कि न्यायपालिका क्या होगी, कार्यपालिका से अलग होगी, पृथक्करण है उसका, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को। तो क्या होगा इसमें, क्षमा का मतलब क्या होता है कि दंड से पूर्णतः मुक्ति दी जाती है उसको। क्या लगता है, अगर लगता है राष्ट्रपति को क्या है कि जो दोष है, क्या है दोष, मतलब उसने क्या किया है कि उस पर दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या है व्यक्ति निर्दोष है, तो क्या करता है वो, देखो उसको लगता है राष्ट्रपति को ऐसा, तो क्या करता है, देखो वो इसमें आप समझेंगे, देखो कि दंड से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, या कह सकते हैं क्या हो जाता है, व्यक्ति वो निर्दोष साबित हो जाता है। ठीक, देखो प्रिविलंबन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है। वो निलंबित का मतलब क्या हो गया कि याचिका उसके पास आई मृत्युदंड की, क्या करना है उसको, उसने निलंबित कर दिया, मतलब कि याचिकाकर्ता को समय दे दिया जाता है इसमें। ठीक, मैं दोबारा लेकर आए वो उसको। ठीक, बात समझ में आई आपकी पूरी यहाँ तक। देखो परिहार का मतलब क्या होता है, देखो भाई परिहार का मतलब ये दोनों में क्या है, देखो दोनों में माइनर डिफरेंस है केवल। इसमें क्या होगा, देखो दंड की मात्रा कम, कम कैसे होगी, और यहां भी क्या है, देखो यहां भी है दंड की मात्रा कम। ठीक, क्या कहा मैंने आपसे, यहां पर क्या होगा कि प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, और यहां क्या होगा, प्रकृति में परिवर्तन। समझते हो कि नहीं आप, यहां देखो अब इसके ना एग्जाम्पल में देखो चर्चा कर लेता हूं। क्या होगा, देखो
इसका एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा करते हैं देखो, और इसका एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, देखो आपको मैंने पढ़ाया होगा आईपीसी में, अगर क्लास नहीं पढ़ी आपने तो आईपीसी क्लास जाके पढ़े, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया कि दंड आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक बात पढ़ाई होगी कि एक होता है कठोर कारावास और एक होता है सादा कारावास। ठीक, देखो इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, मतलब क्या हुआ देखो इसमें कि उसको मिली है अगर 2 वर्ष, जैसे 2 वर्ष की क्या था, 2 वर्ष का कठोर कारावास था, क्या कर देंगे इसको, इस कठोर कारावास को कर दिया जाएगा 1 वर्ष का कठोर, क्या होगा सजा कितनी होगी 1 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष से क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, ये कारावास कठोर ही रहेगा। ठीक, बात समझे आपने यहाँ तक, मतलब कि दंड की प्रकृति क्या रही, उसमें उसने परिवर्तन नहीं किया, केवल सजा उसको कम कर दी। ठीक, यहां देखो क्या होता है, लघुकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने कहा कि उसको मिला है 2 वर्ष का कठोर कारावास, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बदल देंगे 1 वर्ष के सादा कारावास में। क्या करेंगे इसको हम 1 वर्ष के सादा कारावास में इसको परिवर्तन कर देते हैं। बात समझ में आई आपके पूरी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी कहानी का करी हमने इसको समझा हमने अच्छे तरीके से। ये क्या थी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति थी। ठीक है, देखो बात समझ में आई आपके पूरी? यहाँ तक देखो इसमें एक चीज और आप पढ़ें, और वो ये है कि अनुच्छेद एक 143 है, देखो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। देखो क्या है इसमें, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार दिया गया है। मतलब कि परामर्श कब लेगा, देखो राष्ट्रपति परामर्श कब लेता है कि जब कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है। कैसा विषय है भाई, क्या है कोई विषय, कैसा विषय है, सार्वजनिक महत्व का विषय है। ठीक, लगता है कि सार्वजनिक महत्व का विषय, तो क्या होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है उस विषय पर। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होता है कि परामर्श क्या होगा, देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लिया उसने, उसको क्या होगा, वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ध्यान रखें आप कि क्या होगा, वो बाध्य नहीं है। क्या है भाई, वो कि जो राय दी क्या होगा, उसको बाध्य नहीं है। मतलब उसको लगेगा कि राय सही है तो मानेगा उसको, और लगेगा राय सही नहीं है तो उसको नहीं मानेगा। ये बात आपकी अनुच्छेद 143 आपसे कहता है। बात समझते हो कि नहीं आप यहाँ तक शक्ति की? तो अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर अगली शक्ति कौन कौन सी प्राप्त है राष्ट्रपति। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, वित्तीय शक्ति की। देखिएगा यानी कि फाइनेंशियल पावर। देखो भाई, अगर मैं बात करूं वित्तीय शक्ति की यानी फाइनेंशियल पावर, देखो क्या होती है तो आपको बताता हुआ चलो इसमें कि राष्ट्रपति क्या करता है कि पूरे वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा, मतलब देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष क्या करता है कि वित्तीय वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा क्या करता है, रखवाता है। ठीक है, इस आय व्यय का मतलब होता है बजट। ये क्या होता है आय व्यय, मतलब किससे होता है, मतलब बजट का ब्यौरा रखवाता है किसके सामने, संसद के सामने रखवाता है कि कितना आय हुई, कितना मतलब इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, मतलब पूरा बजट को रखवाता है। किसके तहत देखो बात करते हैं इसमें आप, तो ये बात मैंने की आपसे, तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपसे बताई है वाली, ये अनुच्छेद 112 में दी हुई है। पढ़ेंगे अनुच्छेद 112 तब देखा जाएगा इसके बारे में। ठीक, देखो इसके बाद क्या होता है अगली शक्ति में, अगली पावर की मैं बात करूँ अगर, तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि अनुच्छेद 280 के तहत
क्या करता है भाई 280 के तहत? वित्त आयोग का गठन करता है। क्या करता है? ये वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद जो सॉरी भाग 12 हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ रहे होंगे 280 के बारे में कि वित्त आयोग आखिर क्या होता है, क्या काम होते हैं इसके, वहां चर्चा करेंगे। ठीक, बात समझते हो कि नहीं? आपसे ये क्या रहा है इसकी, ये रही इसकी वित्तीय शक्ति। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 280 में आता है। और आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइएगा कि वित्त आयोग गठन कौन करता है, तो गठन करता है इसका राष्ट्रपति। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट सारी चीजें हैं यहाँ तक। देखो अब हम अगली शक्ति देखते हैं। देखो अगली है आपकी सैन्य शक्तियां, या जिसे हम कह देते हैं देखो ये क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है सैन्य शक्ति से, मतलब क्या होता है कि जो सेना की शक्ति, देखो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति, देखो क्या होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, देखो सेनापति होता है। मतलब तीनों सेनाओं से मतलब यहां पर क्या है, देखो आपका आर्मी, इसे हम कहते हैं थल सेना। नंबर 2 एयरफोर्स जो कहलाती है वायुसेना। और नंबर 3 आती है नंबर 3 आती है नेवी, इसे हम कहते हैं नौसेना। ठीक है, देखो क्या करता है, इनका सेनापति होता है और क्या काम करता है, देखो इन तीनों सेनाओं को क्या करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्या करता है भाई, क्या करता है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और इसमें अगली बात देखो देखते हैं कि युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने की क्या है, इसको अधिकार है। क्या है, देखो क्या प्राप्त है इसको, युद्ध घोषित करने व शांति स्थापित करने की शक्ति क्या है, इसको प्राप्त है। तो बात समझिए आपने, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? क्या कहा मैंने आपसे, पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है आपके यहाँ तक? देखो आगे हम बात करते हैं अगली शक्ति पर, और अगली शक्ति है आपकी आपातकालीन शक्ति। देखो अगली शक्ति क्या है, अगली शक्ति आती है आपकी आपातकालीन शक्तियां, इन्हें हम कह देते हैं इमरजेंसी पावर। देखो आपातकालीन शक्ति का मतलब होता है कि जैसे देश में क्या हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, ठीक, युद्ध हो जाता है, या आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, ठीक है, या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या देश में वित्त का संकट पड़ जाता है, तो क्या होता है, देखो इसके आधार पर क्या करता है राष्ट्रपति, मतलब आपातकाल की घोषणा करता है। और ये आपातकाल आप जो पढ़ेंगे बात, देखो पूरी अच्छे तरीके से आप मैं बताता हुआ चलूँ कि जब आप पढ़ रहे होंगे भाग 18 और यहाँ पर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, यहाँ पर पूरी की पूरी क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर पढ़ेंगे आप आपातकाल के बारे में। ठीक है, देखिएगा मैं बताता हुआ चलूँ आपको यहाँ पर क्या क्या कहानी है। 3 तरह से मतलब लगाई जाती हैं चीज़, देखो इसमें। तो सबसे पहली होती है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नंबर 2 होता है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और नंबर 3 होता है वित्तीय आपातकाल, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देखो ये जो तीनों आपातकाल आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है।
ये 356 के तहत लाया जाता है और ये 360 में दिया हुआ है आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो क्या क्या कहानी है इनके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब भाग 18 हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई आपके यहाँ। देखो आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। देखो हम देखते हैं, देखिएगा क्या कहा हमने आपसे, राष्ट्रपति की वीटो पावर। देखो वैसे हमारे संविधान में वीटो पावर का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को कुछ आंशिक रूप से शक्ति प्राप्त है। देखिएगा इसमें, तो वीटो का मतलब क्या होता है। देखो वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है रोकना। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विधेयक के बारे में तो वहां पर पढ़ेंगे आप इसमें कि कोई भी जब विधेयक कोई आता है तो क्या होता है, या तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है या राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं देता है। देखो मैंने आपको बताता हुआ चलूंगा कि लोकसभा ओब्लिक राज्यसभा इन दोनों से पारित होने के बाद विधेयक कहाँ जाता है, ये जाता है राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास आता है। अब राष्ट्रपति या तो इसको वापिस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, या इसको रोक सकता है, ठीक, या इसको अपने पास रख सकता है, ना अनुमति देगा और ना ही इसको रोकेगा। तो क्या होगा, ये शक्ति क्या होगी राष्ट्रपति की, यही जो शक्ति है रोकने की, अनुमति देने की या पुनर्विचार कराने की, तो ये शक्ति क्या है आपकी, यही शक्ति जो है इसकी वीटो पावर कहलाती है। ठीक है, देखो वीटो की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखेंगे आप, इसमें इसके 3 तरह की ये होती है। क्या तरह की होती है, ये 3 तरह की होती है। देखो सबसे पहले होता है आपका अत्यंतिक वीटो, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। नंबर 2 होता है आपका इसमें निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, और अगला होता है आपका जेबी वीटो, या जिसे हम कह देते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, देखो भाई, तो अगर हम बात करें कि आप अत्यंतिक वीटो क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे आप, इसमें क्या होता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो क्या होता है, विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या हुआ, विधेयक आता है कहाँ से, पारित होने के बाद। विधेयक आया लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, लेकिन क्या हुआ उस पर क्या हुआ, राष्ट्रपति ने क्या करी, अनुमति नहीं दी, तो क्या हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया वो वहां पर। तो यही कहलाता है उसका अत्यंतिक वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। अगला है सस्पेंशन, इसमें क्या होता है आपका, इसकी अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, देखो कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। क्या करता है राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि जो विधेयक होता है उसको क्या करता है, उससे कहता है कि आप क्या करो, उसे दोबारा से विचार करके लेके आओ। ठीक है, और जब दोबारा से विचार करके आता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्यकारी होता है उस पर अनुमति देने के लिए। ठीक, अगली आती जेबी वीटो। देखो इसका मतलब क्या होता है, जेबी का मतलब पॉकेट का मतलब समझो कि आपने अगर आप विधेयक आपके पास आया और आपने अगर जेब में रख लिया, ना तो आपने कहा हाँ और ना कहा आपने ना। इसमें क्या होता है, देखो कि ना तो अनुमति देता है और ना रोकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, जेबी वीटो कहलाता है कि ना तो अनुमति देता है ना रोकता है, मतलब कि पुनर्विचार के लिए भी इस पर नहीं कहता है। ठीक, इसमें अगर बताता हुआ चलूं, देखो एक बार इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे कि ऐसा कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक बिल आया था जिसका नाम था 1986 में
डाक संशोधन, ये बिल आया था, अधिनियम आया था ये वाला। और इसमें क्या हुआ था देखो, इसमें क्या हुआ था इसके तहत कि उस समय थे राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्री ज्ञानी जैल सिंह ने क्या करा था, जेबी बेटों का प्रयोग किया था। तो बात समझ में आई है कि नहीं आपकी पूरी? तो ये क्या रहा हमारा, ये रही राष्ट्रपति क्या, ये रही राष्ट्रपति की वीटो पावर कि आखिर होती क्या है वीटो पावर। इन सब पर हमने क्या करा, चर्चा की बाद में। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ चीज़ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति अपने पद पर होता है तो उसको कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखो राष्ट्रपति को विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक, किस में है देखो, ये आपके दिए गए हैं विशेष संरक्षण कह सकते हैं आप इसे, या विशेष अधिकार भी इसे आप कह सकते हैं। देखो भाई, इसमें आप एक बात ध्यान देंगे कि विशेष संरक्षण का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 361 के तहत, देखो क्या है, अनुच्छेद 361 के तहत यहाँ पे क्या, जो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति को क्या होगा, जब अपने पद पर होगा, क्या होगा देखो, राष्ट्रपति क्या होगा भाई, राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान ना तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक, क्या होगा, ना गिरफ्तार होगा। अगली बात क्या होगी, ना न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही चलेगी, मतलब कि उसके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलेगा और ना ही प्रारंभ होगा। ठीक है, और अगली बात क्या होगी, अगली बात ये होगी कि जो भी वो अपने पद पर दौरान काम कर, क्या होगा देखो, कि पद पर जो भी कार्य करेगा, देखो क्या होगा, पद पर जो भी कार्य करेगा उसके लिए न्यायालय के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जब वो अपने पद पर है, राष्ट्रपति पद पर है, और जो भी को काम करता है, तो क्या हो, कुछ भी वो काम करे उस काम के लिए क्या होगा, न्यायालय के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। तो बात समझी आपने पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। तो इस तरीके से क्या किया हमने, बात की आज कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त होती हैं, उन सब पर हमने चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद साथियों।